आइए आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर 4 में चल रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने अर्थ की बेसिक चीज़ों के बारे में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानकारी ली, अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करी और कुछ स्पेसिफिक बातों को देखा, उन कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज हम लोग कुछ प्रश्न लेकर चलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए और कई बार जो बुक्स जो पब्लिश करती हैं, हल पब्लिश करती हैं, वो भी उसके गलत उत्तर देती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस लेक्चर में जितना कुछ कवर होगा दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आइए चलिए बात करते हैं जिन चीज़ों में आप कॉपी पेन अपने पास रखा करिए, जिन चीज़ों में आपको लगता है ये जानकारी मेरे हित की है और बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में रहनी चाहिए, उनको नोट कर लिया करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ है, वो हमेशा दिमाग में रह जाएगा, लेकिन जो जानकारी आएगी दैट मस्ट बी नोटेड। ओके, चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। क्या है क्लास का कंटेंट? हम लोग कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर हम लोग उत्तर खोजेंगे उनका। एक प्रश्न पूछा गया है, ये IAS प्री की परीक्षा में 1994 में पूछा गया है और एक बुक है मेरे पास। इस बुक में इसका सलूशन जो दिया गया है वो मेरी हिसाब से गलत है। प्रश्न पूछा गया है कि एक विमान 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट से उड़ान भरता है। कहां से उड़ान भरता है? 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट की लोकेशन से उड़ान भरता है और अपनी लोकेशन की जस्ट अपोजिट लोकेशन में उतरता है जाकर। पृथ्वी में जो उसकी जस्ट अपोजिट लोकेशन है उसमें उतरता है जाकर। वो स्थान का लोकेशन क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, ये है हमारा प्रश्न। जो इन्होंने उत्तर दिया हुआ है वो बोल रहे हैं कि 50 डिग्री उत्तर। हम अगर इसको ऐसे करके रखें तो 50 डिग्री उत्तर लगभग ये आना चाहिए, बल्कि और थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ये 50 डिग्री उत्तर से इसको चलाते हैं किसी स्थान से, और जो ये उतारते हैं ये कहते हैं कि वो उतरेगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नहीं सॉरी, हाँ ये 30 डिग्री नॉर्थ है, सॉरी इसको अलग बनाइए, थोड़ा सा यहाँ बनाएंगे, ठीक है, ये बनाएंगे। इनका जो उत्तर आ रहा है वो कह रहा है कि ये विमान को उतार रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, और साथ में उतार रहे हैं 50 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री वेस्ट। अच्छा चलिए, इनका उत्तर तो ये आया है। अब आप पता करिए क्या ये उत्तर सही होना चाहिए, सही होना चाहिए क्या? 50 डिग्री जो वेस्ट है, 50 डिग्री वेस्ट है। पहली बात तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जो कि 30 डिग्री नॉर्थ पर ये बता रहे हैं, ये इसका एंटीपोडल पॉइंट है ही नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है। और दूसरी बात 50 डिग्री ईस्ट अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक है, ये हमने 0 डिग्री बनाया, 50 डिग्री ईस्ट ये मान लेते हैं यहां पे कहीं पे आ गया, ठीक है, और 50 डिग्री वेस्ट ये मान लेते हैं यहां पर कहीं पर आ गया। तो ये पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पॉइंट का जो जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा और अलग चित्र बनाते हैं, इस चित्र को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम इस तरह बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो आपको बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम मान लेते हैं ये है 50 डिग्री, ये कितना है? 50 डिग्री, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट किस लाइन पे होना चाहिए? इस लाइन पर होना चाहिए, ये डॉटेड लाइन जो बनाई है, ठीक है। या यहां पर देखें, अगर ये हम 50 डिग्री मान के चल रहे हैं ईस्ट, तो इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट इस डॉटेड लाइन पर कहीं पर लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। और वो पॉइंट जब घूमकर नीचे आएगा तो किसके साथ वो इंटरसेक्ट करेगा? इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा। बात समझिए, क्योंकि जस्ट अपोजिट होने के लिए अर्थ के सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट उसी में मिलेगा, इस लाइन पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस सेंटर से होकर जाने वाली लाइन जो इसके साथ आगे जाके क्रॉस सेक्शन बनाने वाली है, ठीक। तो अगर ये 30 डिग्री था नॉर्थ
तो ये भी पॉइंट 30 डिग्री होगा, लेकिन अब चूंकि यहां पर लाई कर रहा है इसलिए होगा 30 डिग्री साउथ। दूसरा, अगर ये 50 डिग्री ईस्ट थी, ये वाली लाइन 50 डिग्री ईस्ट थी, तो इसके जस्ट अपोजिट जो ये वाला लाइन चल रही है लैटिट्यूड की, वो कितनी होगी? 180 माइनस 50, दैट इज हाउ मच? 130। इतनी होगी ना, इतनी होगी। लेकिन ये ईस्ट में है तो वो कहां पहुंचेगी? वो कहां पहुंचेगी? वो वेस्ट पहुंचेगी, ठीक है, वो वेस्ट होगी। इसलिए इसका लोकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30 डिग्री साउथ कॉमा 130 डिग्री वेस्ट। इसीलिए हमने आपको एंटीपोडल पॉइंट्स बताए थे। चलिए, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है, आइए और देखते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपसे शुरुआत में हमने कही थी कि मैप्स को बहुत देखते रहिएगा, ग्लोब को खूब देखते रहिएगा। कारण क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका आपको कोई अंदाजा नहीं होता कि अक्षांश देशांतर से ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए। कैसे? जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा उत्तरतम है, कौन सा फार नॉर्थ में है, सबसे ज्यादा फॉरवेस्ट नॉर्थ है, कौन सा लोकेशन, ठीक है। उसके लिए आपको उस जगह का क्या अक्षांश और देशांतर निश्चित रूप से पता होना चाहिए? नहीं पता होना चाहिए। आप अगर मैप में रूबरू हैं, रोज मैप को देखते रहते हैं, तो आप अंदाजा बता सकते हैं कि ये वाला जो देश है ये मोस्ट नॉर्थ में होना चाहिए। जैसे यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूरतम उत्तर में अवस्थित है? क्वेश्चन में दिया हुआ है बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और रोम। अब आप दिल्ली से तो पक्का श्योर हैं कि ये नॉर्थ मोस्ट नहीं है, ठीक है, जितने दिए हुए हैं उनमें, क्योंकि दिल्ली को आप जान रहे हो। अब बचता है न्यूयॉर्क, बीजिंग और रोम। इनकी लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में उठाकर देख लेना, आप वर्ल्ड मैप में उठाकर देख लेना कौन सा नॉर्थ मोस्ट नॉर्थ में अवस्थित है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब लगातार आप रूबरू हो मैप के साथ, आप दिन में कुछ समय मैप को खेलने में बिताते हो। तब मैप को पढ़ने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट होता है जो उसको पढ़ने के लिए आपको तैयार करता है। आप पन्ने पलटते जाइए, जाने कहां पर उंगली रुक जाए, जाने कहां पर आंख अटक जाए। और अगर आपने इसको आदत बना लिया, हर दिन की 2, 4, 10 मिनट की आदत बना लिया, तो आप ये मान लीजिए कि ज्योग्राफी में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ चुके हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक प्रश्न हो गया और 2 प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आपका जो भी बचा हुआ सेक्शन है अक्षांश और देशांतर संबंधी या टाइमलाइन संबंधी, उसको हम लोग पूरी तरह से कर लेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं। एक बात आती है, एक प्रश्न आता है, वृहत वृत्त का निर्माण। वृहत वृत्त, वृहत वृत्त क्या होता है, इसके बारे में जान लें। देखें, आपने एक चीज देखी थी, ये अक्षांश रेखाएं हैं या सर्किल्स हैं, और ये सर्किल्स के बारे में आपको एक चीज हमने बता रखी थी कि जो मैक्सिमम लेंथ होती है या पेरीमीटर होती है सर्किल की, वो किसकी है? 0 डिग्री अक्षांश की। यहां पर रेडियस सबसे ज्यादा है, तो 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, पेरीमीटर घूमो, ठीक। अब जब आप क्रमशः ऊपर या नीचे जाएंगे, देखिए सबसे बड़ा वृत्त ये, आप ऊपर जाइए, ये वृत्त छोटा होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा, ऊपर जाकर ये पॉइंट बचेगा। ऐसे ही नीचे भी होगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की जो सेपरेशन है डी, मान लेते हैं सेपरेशन डी, तो डी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। इनके बीच का सेपरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन इनकी लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती। आप इस 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस 0 डिग्री से नीचे जाएंगे साउथ वाइज, नॉर्थ वाइज,
तो भी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या कम होती चली जाएगी क्रमिक रूप से और शून्य तक पहुंच जाएगी। लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहां पर अगर हम वृहत वृत्त की बात करें तो वृहत वृत्त इसके संबंध में नहीं पूछा जाता है। वृहत वृत्त क्या होता है, आपको मालूम है जो हमारे अक्षांश रेखाएं होती हैं, सॉरी देशांतर रेखाएं होती हैं ना, नॉर्थ से साउथ, ये इस तरफ भी नॉर्थ से साउथ और इसके जस्ट पीछे वाले पॉइंट में भी नॉर्थ से साउथ है ना, हर इसके पीछे वाले पॉइंट में भी नॉर्थ से साउथ। तो ये जितनी भी हम देशांतरीय रेखाएं बना रहे हैं, ये सारी की सारी देशांतरीय रेखाएं अपने को लॉन्गिट्यूड से मिलकर, हम लोगों ने को लॉन्गिट्यूड की बात करी थी ना, जैसे 15 डिग्री का को लॉन्गिट्यूड कितना हुआ, 165 डिग्री हुआ ना। तो ये अपनी को लॉन्गिट्यूड से मिलकर एक वृत्त का निर्माण करती हैं और ये जितने भी वृत्त हैं ये सारे के सारे वृत्त क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। तो ये किसके बारे में था, अक्षांश के बारे में, ये अक्षांश के बारे में था, ठीक है, कि d इज कांस्टेंट। देशांतर के बारे में क्या है कि d इज नॉट कांस्टेंट, ये इनके बीच की दूरी कांस्टेंट नहीं होती है, दैट इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम होती है, एट d मैक्स, कहां पर, एट इक्वेटर, d मैक्स एट इक्वेटर, ये इक्वेटर पर मैक्सिमम होती है। और इसके बाद क्रमशः दक्षिण और उत्तर की तरफ चलते हुए ये नॉर्थ पोल पर शून्य हो जाती है इनके बीच की दूरी, और साउथ पोल पर भी शून्य हो जाती है इनके बीच की दूरी। अच्छा यहां पर एक चीज और बता दें कि इनके बीच के सेपरेशन को, किसको, देशांतर रेखाओं के बीच के सेपरेशन को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। और इनके सेपरेशन को क्या कहा जाता था, इनके सेपरेशन को कहा जाता था जोन, ZONE जोन या कटिबंध, है ना, ये कहा जाता था, ये गोरे कहा जाता है। तो आप देखें कि यहां पर जो d है दैट इज नॉट कांस्टेंट, इनके बीच की दूरी सेपरेशन वो कांस्टेंट नहीं है। किसके बारे में, देशांतर के बारे में। आप इन चीजों को समझिए, जो समझ में आए उसको नोट करिए, ठीक है। लेकिन जो सर्कल्स बनते हैं लॉन्गिट्यूड और को लॉन्गिट्यूड से मिलकर वो वृहत वृत्त का निर्माण करते हैं, वृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे वृत्त कैसे हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये समझ में आई ना बात, वृहत वृत्त का निर्माण करते हैं, वृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। देखिए इस वाले को हम डॉटेड बनाए दे रहे हैं इस बार, और दूसरा वाला डार्क है। ये वाला जिसको हमने यहां से इनिशिएट किया है इस पॉइंट से इस दिशा में, ठीक, और ये वाला जिसको हमने इस दिशा में इनिशिएट किया है, एक ईस्ट हो सकता है, दूसरा निश्चित रूप से वेस्ट होगा, है ना। ये वृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। ऐसे जितने भी वृत्त हैं, ऐसे जितने भी वृत्त हैं वो सब समान पेरीमीटर के, एक जैसी पेरीमीटर के क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, एक जैसी पेरीमीटर के। समझ में आ गया वृहत वृत्त क्या है। तो आइए प्रश्न देखते हैं क्या है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। कौन सा यामोत्तर, यामोत्तर मतलब देशांतर, ठीक है। प्रधान यामोत्तर कौन सा है, ग्रीनविच लाइन या 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसके साथ मिलकर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। सीधी सी बात है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री के साथ मिलकर वृहत वृत्त का निर्माण करेगी, ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि विभिन्न देशों के जो मानक समय होते हैं वो किसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो आपको बताया था जो आधार रेखा है, जो ग्रीनविच लाइन है, उसी से समय आगे या पीछे हम लोग लेते हैं कि ग्रीनविच टाइम से ईस्ट वाला समय आगे होगा, ग्रीनविच टाइम से वेस्ट वाला समय पीछे होगा। तो जो देशों के, विभिन्न देशों के जो मानक समय निर्धारित किए जाते हैं वो किसके रेस्पेक्टिव निर्धारित किए जा रहे हैं, प्रधान यामोत्तर के, प्रधान यामोत्तर के या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के या ग्रीनविच लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए और देखते हैं। आइए एक प्रश्न करते हैं,
एक प्रश्न है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, आप मैप जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा, किन किन देशों से होकर गुजरती है। यहां पर दो चीजें हैं। एक बात है कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो कुछ देशों से होकर गुजरती है, ठीक, और कुछ देश ऐसे हैं जिनसे वो होकर गुजरती तो नहीं है, गुजरती नहीं है, लेकिन कुछ देशों ने जिनसे होकर ये नहीं गुजरती, नहीं भी गुजरती है, उन देशों ने अपने मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कर रखा है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधान यामोत्तर मतलब 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कहां पर करती है, ये लाइन इंटरसेक्ट कहां पर करती हैं। वैसे ही 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये प्रश्न आपके लिए है। कौन से महासागर में, ये प्रश्न आपके लिए है। आप करके देखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कहां पर इंटरसेक्ट करने वाली है, कौन सा महासागर पड़ेगा। 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कहां पर इंटरसेक्ट करने वाली है, वो कौन सा महासागर पड़ेगा, ठीक है, ये आपके लिए है। आइए उन देशों के नाम आप लोग नोट कर लीजिए जिन देशों से होकर प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। नोट करिए, यूके। अब यूके तो होना चाहिए ना, क्योंकि जो ग्रीनविच की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ना, वो उसी से होकर तो गुजरती है ना ग्रीनविच लाइन, इसलिए यूके तो श्योर होगा। यूनाइटेड किंगडम, तो नाम नोट कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम है। पहले यूरोप का नोट कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, ये 3 हो गए यूरोप के। अब इसके बाद आ जाइए अफ्रीका में। अफ्रीका काफी छोटे छोटे, जब आप देखेंगे ना, ये उसका वो वाला पोर्शन जहां से होकर 0 डिग्री निकल रहा है, मतलब पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी अफ्रीका, तो वहां पर बहुत से छोटे छोटे देश हैं। है कुछ देश तो ऐसे जिनका नाम भी आपको पता नहीं होगा, जैसे बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, हैव यू एवर हर्ड दिस नेम, बुर्किना फासो। चलिए आइए नोट करिए, एक तो अल्जीरिया मिलेगा, अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जियर्स, ठीक है। दूसरा आप आ जाइए, माली मिलेगा, आप लोकेशन देख लीजिएगा, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, टोंगा, घाना। इसके अलावा चूंकि नॉर्थ पोल पे इनिशिएट करती है और टर्मिनेशन कहाँ होता है, साउथ पोल पर, अंटार्कटिका पे भी आपको 0 डिग्री यामोत्तर मिलेगा, है ना। आर्कटिक जो पॉइंट है नॉर्थ पोल, वहां पर भी आपको ये सर्किल मिलेगा। तो ये तो सामान्य सोच की बात है। अच्छा, अब आ जाइए कि कुछ देश ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो जिनसे होकर प्रधान यामोत्तर गुजरती तो नहीं है, लेकिन उन देशों ने अपना मानक समय 0 डिग्री यामोत्तर के हिसाब से, या 0 डिग्री जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, ग्रीनविच लाइन है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना मानक समय निर्धारित कर लिया है। तो आइए उनके भी नाम जल्दी से नोट करना शुरू करिए, क्योंकि ये जरूरी चीज है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बुक में नहीं मिलती, और ये क्वेश्चन वाइज जब पूछी जाती हैं तो लोगों के हाथ से तोते और पखेरु सब उड़ जाते हैं। आइए नोट करिए, चलिए नोट करिए, आइसलैंड, आइसलैंड या इसको आइलैंड भी कहा जाता है, यद्यपि स्पेलिंग ICE है, लेकिन इसको आइलैंड कहना ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आइलैंड आता है। आइलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 ईस्वी में। कौन आया था, कौन आया था 1498 ईस्वी में? वास्को डी गामा भारत आया था। और कहाँ आया था? जमोरिन का राज्य था, कालीकट में आया था 1487 ईस्वी में। इसके पहले किसने केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आने के रास्ते के बारे में बात की थी?
ये आपके लिए प्रश्न है। दूसरा, जब आप विभिन्न नवीन भौगोलिक खोजें जानें तो उसके खोजे जाने का कारण जरूर जानिएगा कि क्या कारण था कि नवीन भौगोलिक खोजों के लिए सारी के सारे जो यूरोपियन कंट्री थे परेशान थे कि हम कहाँ से कैसे नए देशों को खोजें, कौन से नए रास्ते खोज रहे हैं। कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। कारण जानने, जिस समय हम लोगों की हिस्ट्री की क्लास चल रही होगी आप देखिएगा, अगर हम आपको सल्तनत के बारे में बताएंगे ना तो सल्तनत का जो कनेक्शन है ईरान से, मतलब फारस से, या कैसे सल्तनत की स्थापना ही हुई, वो इंडिया में नहीं हुई है। सल्तनत की स्थापना इंडिया में नहीं हुई है, सुल्तान का पद कहीं बाहर सृजित हुआ था, है ना। क्या कारण था कि जो हमारे यहाँ सुल्तान थे वो खलीफा से अपने अपने पद की संस्तुति लेते थे, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो ये सब विश्व इतिहास से आएगा, तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी बहुत डीप जाके पढ़ेंगे। खैर, आप जाने आइलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, पुर्तगाल, कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड आप देखेंगे वहाँ से होके कैनरी की करंट, कनारी की धारा, जब आप जो उसमें ओशन करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर कनारी की धारा आपको मिलेगी, कनारियन आइलैंड। ठीक है, ये भी आप कहाँ पर देखेंगे, जो पश्चिमी अफ्रीका है उसके पास देखिएगा। ठीक है, कनारियन आइलैंड, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, माली, सेनेगल, आर्सेसन द्वीप ये ब्रिटेन में है, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, क्या राजधानी है, फ्रीटाउन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगा, गाम्बिया, घाना और गिनी। घाना की राजधानी क्या है, अक्रा। चलिए ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रश्न हुए। अब आइए और प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे आपका मतलब कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि कैसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखते हैं। चलिए आज क्लास बहुत लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रश्न या तो मुझे पहले से ढूंढ के रखने चाहिए थे, और अगर पहले से ढूंढ के नहीं रखेंगे, किताब के पन्ने पलटाएंगे आपके सामने, तो आपका समय खराब होगा। एक और प्रश्न आता है, इस बात को बहुत बहुत समझदारी से सुनिएगा, बहुत समझदारी से। जिस समय किसी देश में, या हम मान लेते हैं भारत में, इस समय भारत में दोपहर का 12 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है, दोपहर का 12 बजा। कितने देर बाद ग्रीनविच पर 12 बजेगा, दिमाग लगाइए। क्योंकि हमारे यहाँ जो 12 बज रहा है वो हमने कहाँ से लिया है, जब 82.5 डिग्री पर सूरज बिल्कुल सर के ऊपर चमकता है, वहां से लिया है। ग्रीनविच पर 12 कब बजेगा, जब वहां पर सूरज बिल्कुल सर के सीधे चमकेगा, तभी तो बजेगा ना। सीधी सी बात है। आपको ये भी याद है कि ग्रीनविच टाइम से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे है, कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो इसका मतलब है कि यहां पर 5.5 घंटा बाद 12 बजेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर पूछ लिया जाता है कि जिस समय भारत में 12 बजा है दोपहर का, उसी समय ग्रीनविच में टाइम कितना है, तब आप प्रश्न गलत कराते हो, तब आप प्रश्न गलत कराते हो। कितनी देर बाद 12 बजेगा आपको पता है, लेकिन जिस समय यहां पर 12 बजा है उस समय ग्रीनविच पर क्या टाइम होगा, आप प्रश्न गलत कराते हो। क्यों गलत कराते हो, क्योंकि आपने बचपन में घंटा मिनट सेकंड्स नहीं पढ़े हैं। कैसे, 12 बजा हुआ है, ठीक, और इसमें से आपको 5.5 घटाना है। 5.5 ही तो पीछे है ना।
अब देखिए 60 मिनट कर दीजिए इसको, 60 में से 30 गया 30 मिनट। अभी 11 में से 5 गया 6। ठीक, समझ में आई बात? इस समय ग्रीनविच पर या 0 डिग्री देशांतर का जो समय होगा या लंदन का समय होगा वो कितना होगा? 6:30 AM। हमने जब भी कभी किसी से ये प्रश्न पूछा कि जिस समय इंडिया में 12 बजा है उसी समय वहां कितना बजा है, वो 5:30 बजा देते रहे, 5:30 बजा देते रहे, 6:30 नहीं बजा है। क्यों? क्योंकि घंटा मिनट सेकंड के प्रश्न उन्होंने कभी अच्छा 4-5 में नहीं किए। ठीक है, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही करते हैं। और क्लासेस ऐसा नहीं कि आपका कोई नज़दीकी एग्जामिनेशन आ रहा है हम उसके लिए आपकी तैयारी करा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि अपने चैनल में हम सारे के सारे तरह के, जैसे ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, अगला लेक्चर जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो होगा राज्य व्यवस्था का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। ये सारे लेक्चर, मेरा जो इंटेंशन है कि अगले 1 से 1.5 साल में यूपीएससी के जितने भी विषय हैं उनका जो कॉन्सेप्चुअल घुस के ज्ञान है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वो हम आप तक पहुंचा देंगे। मेरे लिए बहुत निकट भविष्य की कोई योजना नहीं है कि नहीं आपका फला एग्जाम आने वाला है हम उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर ले, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि एक क्लास लेने में समय लगता है, और इसके अलावा डाटा की प्रॉब्लम है ही है, लॉकडाउन है, मेरे पास ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम है ही है, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेन ख़त्म हो गया है तो पेन नहीं मिलता है। तो मेरा तो यही है कि अगले 1 से 1.5 साल में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। हमें मालूम है इकोनॉमिक्स में आप डरते हो, इतिहास को आप सीधे सीधे एक बुक समझते हो जिसमें इतिहास के बारे में लिखा है, यदि वो बुक मुझे पूरी तरह से याद हो जाए तो मैं इतिहास का राजा हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास को जानने के लिए आपको न खाली किसी भी समय का समकालीन विश्व जानना चाहिए। आप अगर सल्तनत पढ़ रहे हो तो सल्तनत के समकालीन पूरे विश्व की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो आपको विश्व इतिहास से मिलेगी। ज्योग्राफी की भारत में जो लोग आ रहे हैं हिंदू कुश के रास्तों से होके आ रहे हैं, दर्रों से होके आ रहे हैं, क्या कारण था कि जो तुर्क आ रहे हैं वो भी उत्तर पश्चिम से आ रहे हैं, वो ऊपर से क्यों नहीं कूदे आ रहे हैं? ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए कि क्या कारण था कि वो यहाँ भागते चले आ रहे थे, है ना। हर चीज का कनेक्शन मिलाकर जब आप चलेंगे तभी आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी, तभी आप मेंस के आंसर भी लिख पाएंगे, तभी आपके अंदर ढेर सारी विचारधाराएं भी आ पाएंगी। आपने सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर दिया कक्षा 5 वाला, है ना, पठारों से आप क्या समझते हो, आप लिखा है पठारों से हम ये समझते हैं, और आप सोचते हो कि यूपीएससी आपको नंबर दे देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। वो आपसे ऐसी अपेक्षा करता नहीं कि कक्षा 5 वाला आंसर लिख के चले आओ, आप 10 पन्ने लिख के चले आओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है, खैर अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अभी तक की क्लासेस आपको बेहतर लगी हैं, तो आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए कि मेरा मनोबल बढ़ा रहा है कि मेरा चैनल देखा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहा है कि कोई पढ़ने ही वाला नहीं है तो क्या हम भूत को पढ़ा रहे हैं? नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लाइक करिए, बिल्कुल ना करिए, आप डिसलाइक कर दीजिए, बट देयर मस्ट बी अ कमेंट इन माय बॉक्स। व्हाई? ईच टाइम यू आर कमेंटिंग, इसका मतलब है कि आप चैनल में समय दे रहे हो। जिसके पास समय नहीं है वो कमेंट करने रुकेगा भी नहीं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से ये कहते रहिए कि जैसा भी पढ़ाई हो रही है उसके बारे में बात करिए, लेकिन मस्ट, दैट इज मस्ट कि सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। इस चैनल में जितना भी एजुकेशनल सामग्री है वो आपको दी जाएगी, और आगे से ये कोशिश रहेगी कि जो बाकी चीज़ें चैनल में डाली गई थी, क्योंकि चैनल अचानक से बना है, जो बाकी चीज़ें डाली गई थी अब वो ना डाली जाए। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।